तो रेडिएशन थेरेपी इक्विपमेंट में हम नेक्स्ट जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल इन सिटू सिमुलेटर। तो कन्वेंशनल सिमुलेटर में क्या होता था कि कन्वेंशनल सिमुलेटर में एक पेशेंट की खास पोजीशनिंग परफॉर्म की जाती थी और इसमें डिफरेंट पेशेंट इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस की यूज की जाती थी। तो कन्वेंशनल सिमुलेटर के जरिए हम ट्यूमर की मार्किंग करते थे, तो इसी मार्किंग के जरिए हम ट्यूमर को फिर डिफरेंट मॉडलिटीज के जरिए ट्रीट करते हैं। तो लिनिकर कोबाल्ट 60 के लिए कन्वेंशनल सिमुलेटर के जरिए डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लानिंग की जाती है और कन्वेंशनल सिमुलेटर को हम ब्रेक थेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए यूज किया जाता था। और कन्वेंशनल सिमुलेटर में क्या था, कन्वेंशनल सिमुलेटर में ग्रेंट थी, कॉलीमीटर लगे हुए थे, एक्स-रे ट्यूब था और एक्स-रे डिटेक्टर था, पेशेंट काउच भी था और कंसोल भी वहां पे प्रेजेंट था। कन्वेंशनल सिमुलेटर में क्या होता था, तो इसमें जो हाई एनर्जी रेडिएशन सोर्स होता है फॉर द ट्रीटमेंट उसको रिप्लेस किया जाता है विद प्लेनर एक्सरे। तो हाई रेडिएशन सोर्स को प्लेनर एक्सरे के साथ कन्वर्ट किया जाता था, इसके साथ रिप्लेस किया जाता और फिर उसके खास ट्रीटमेंट पार्ट के लिए यूज किया जाता था। तो ये था हमारा कन्वेंशनल सीटी सिमुलेटर, इसमें के जरिए हम डिफरेंट ट्यूमर की मार्किंग करते और फिर इसकी बेस पे हाई एनर्जी रेडिएशन जो है वो एक्सरे ट्यूब में कन्वर्ट रिप्लेस हो जाती थी विद द प्लेनर एक्सरे और फिर इसके जरिए ट्यूमर की मार्किंग की जाती थी। तो करंटली ज्यादातर डिपार्टमेंट जो है वो मार्किंग के लिए एक स्कैनर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सिटी सिमुलेटर। तो सिटी सिमुलेटर के जरिए वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट ट्यूमर की मार्किंग करते हैं और इसी मार्किंग की बेस पे हम फिर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं डीपीएस में। तो जो डायग्नोस्टिक सिटी है और सिटी सिमुलेटर है इन दोनों में बहुत से डिफरेंसेस है, वो मैं इस पे एक और डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके जो मेन डिफरेंसेस है वो ये है। तो इसका जो काउच होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है एज कम्पेयर टू द डायग्नोस्टिक सिटी और इसका जो बोर होता है वो लार्ज साइज के होते हैं, क्योंकि तो इसमें हमने पेशेंट की खास पोजीशनिंग परफॉर्म करनी होती है और इसमें हमने डिफरेंट इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस को ही यूज करना होता है। लाइक अगर हम एक ब्रेस्ट की स्टिमुलेशन करते हैं तो इसमें हम ब्रेस्ट बोर्ड को यूज करते हैं और इसी तरह हमने हेड के लिए भी डिफरेंट इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस यूज करने होते हैं। तो इस वजह से जो सीटी सिमुलेटर का बोर्ड होता है वो लार्ज होता है और इसका जो काउच होता है वो भी बिल्कुल फ्लैट होता है। तो इस वजह से डायग्नोस्टिक से बिल्कुल चेंज है, क्योंकि इसका जो बोर्ड होता है वो लार्ज होता है और इसका जो टेबल होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। तो ये इस वजह से लार्ज होता है कि इसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए हमने खास पोजीशनिंग परफॉर्म करनी होती है और डिफरेंट इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस यूज करने होते हैं। तो लाइक अगर हमने ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करना है तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम ब्रेस्ट बोर्ड को यूज करेंगे और वो ब्रेस्ट बोर्ड जो काफी लार्ज होता है तो उसको हम काउच पे प्लेस करेंगे और फिर उसको हम सिटी में मार्किंग करेंगे। तो इस वजह से सिटी सिमुलेटर का जो बोर्ड होता है वो लार्जर होता है। तो सिटी सिमुलेटर पे जो हम इमेजेस एक्वायर करते हैं वो हमारे पास 3D इमेजेस होती है एज कम्पेयर टू डायग्नोस्टिक जो कि 2D इमेजेस हमें प्रोवाइड करते हैं। तो जिस तरह हमें ये इमेज एक्वायर हो जाए तो इस पे हम ट्रीटमेंट जितना हमारा वॉल्यूम होता है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिलाइन करते हैं, इसकी हम मार्किंग करते हैं कि इस एरिया पे हमारा ट्यूमर है और इसको हमने ट्रीट करना है। तो सिटी सिमुलेटर के जरिए हम ट्यूमर की मार्किंग करते हैं और जो नियर बाय ऑर्गन की भी मार्किंग करते हैं कि ये ऑर्गन रिस्क में है। तो ये सारी इमेजेस हमें एक्वायर होती है थ्रू द सिटी सिमुलेटर और सिटी सिमुलेटर के जरिए हमें रेफरेंस इमेजेस प्रोवाइड होती है। तो फिर इसको हम कंपेयर करते हैं विद ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन इमेजेस और सिटी सिमुलेटर के जरिए हम रेफरेंस इमेजेस और ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन इमेजेस को भी कंपेयर करते हैं। तो इसके बाद जो हमें 3D पेशेंट ज्योमेट्री और टिश्यू मास डेंसिटी इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है तो उसके जरिए हम डोज कैलकुलेट करते हैं। तो जो 3D ज्योमेट्री हमें एक्वायर्ड हुई तो इसके बाद हम डोज की एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हम 3D में फिर ये देखते हैं कि हमने कितना डोज देना होगा। तो सिटी सिमुलेटर के जरिए हम जब दो इमेजेस कंपेयर करते हैं, रेफरेंस इमेजेस और ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन इमेजेस, इसके बाद हमें पेशेंट की 3D ज्योमेट्री रिक्वायर्ड होती है और इसमें टिश्यू मास डेंसिटी इंफॉर्मेशन भी होता है। तो फिर इसके बाद हम 3D में ये देखेंगे कि हमने पेशेंट को कितना डोज देना होगा। तो फिर इसके जरिए हम एक्यूरेट डोज की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं सिटी सिमुलेटर में। और सिटी सिमुलेटर की ये एडवांटेजेस है कि इसके जरिए हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ब्रीथिंग साइकिल में हम इमेजेस एक्वायर करते हैं। लाइक अगर ट्यूमर की पोजीशन जो है वो इंटरनल मोशन की वजह से इफेक्ट हो रही तो उसको भी हम सिटी सिमुलेटर के जरिए मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि सिटी सिमुलेटर के जरिए हम डिफरेंट ब्रीथिंग साइकिल में इमेजेस एक्वायर करते हैं। तो ये थी सिटी सिमुलेटर की एडवांटेजेस की, क्योंकि सिटी सिमुलेटर जो है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ब्रीथिंग साइकिल में डेटा एक्वायर कर सकते हैं। तो इमोबिलाइजेशन इक्विपमेंट हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट का एम ही ये है कि हम डोज को टारगेटेड एरिया तक डिलीवर करें। जो सराउंडिंग टिश्यू है, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उसको हम डोज देने से बचाएं और उसको कम से कम डोज मिले। तो इस वजह से हम इमोबिलाइजेशन इक्विपमेंट यूज करते हैं। इमोबिलाइजेशन इक्विपमेंट हम इसलिए यूज करते हैं कि इसके जरिए हम इफेक्टिव रेडिएशन डोज डिलीवर करें, क्योंकि इसके जरिए हम इफेक्टिव डोज को ही डिलीवर करते हैं टू टारगेटेड एरिया। इफेक्टिव डोज डिलीवरी टू टारगेटेड एरिया। और ये किस तरह पॉसिबल होता है कि हम इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस को यूज करते हैं और हर एक प्रोसीजर के लिए डिफरेंट इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस हैं।
اور اموبلائزیشن اکوپمنٹ اس لیے یوز کی جاتی ہے کہ ریڈیو تھراپی ٹریٹمنٹ میں ہم پیشنٹ کی ڈفرینٹ پوزیشننگ پرفارم کرتے ہیں اور یہ سیم پوزیشن ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور یہ پیشنٹ کے لیے امپاسبل ہے کہ وہ بار بار یہ سیم پوزیشن جو ہے وہ ریپیٹ کرے اور اس میں کوئی غلطی نہ آئے، تو اس وجہ سے ہم اموبلائزیشن ڈیوائسز یوز کرتے ہیں۔ تو جو اموبلائزیشن اکوپمنٹ ڈیوائسز ہیں تو اس کے بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں، پیشنٹ کی مارکنگ کرتے ہیں CT سیمولیٹر، اور پھر اس کو ہم ماڈولیٹیز پہ یوز کرتے ہیں کہ وہی سیم پوزیشن ہماری ریپیٹ ہوں جیسے ڈفرینٹ ماڈولیٹیز، تو اس وجہ سے ہم اموبلائزیشن ڈیوائسز یوز کرتے ہیں۔ اس پہ کچھ کنڈیشن میں ہم مارکنگ کرتے ہیں، کچھ کنڈیشن میں ہم پیشنٹ کے خاص پوزیشننگ پرفارم کرتے ہیں کہ وہ پیشنٹ کی موومنٹ کی وجہ سے وہ افیکٹ نہ ہو، اور کچھ پیشنٹ جو ہے انکانشیس ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم اموبلائزیشن ڈیوائسز کی یوز کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی وہ پوزیشننگ پرفارم نہیں کر سکتے جو کہ ہم ایک لینگ یا ایکٹیو پیشنٹ پہ پرفارم کریں، اور کچھ کنڈیشن میں پیشنٹ موومنٹ کی وجہ سے بھی رینڈم ایرر آتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہم ڈوز ڈیلیور کرتے ہیں وہ ٹارگیٹڈ ایریا تک نہیں جاتی، اور پیشنٹ موومنٹ کی وجہ سے وہ سراؤنڈنگ ایریا کو افیکٹ کرتی ہیں، اور پیشنٹ موومنٹ کی وجہ سے جو ریڈیشن سورس ہے وہ سراؤنڈنگ ایریا پہ لگ جاتی ہے اور وہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اموبلائزیشن اکوپمنٹ کے ذریعے ہم ڈوز ڈیلیور کی بھی انہانس کرتے ہیں کہ وہ ٹارگیٹڈ ایریا تک ڈیلیور ہو جائیں، تو اس وجہ سے اموبلائزیشن اکوپمنٹ یوز کی جاتے ہیں۔ اور جو اموبلائزیشن ڈیوائسز ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنی چوائس ہوتی ہیں، اور جو اموبلائزیشن ڈیوائسز ہم یوز کرتے ہیں وہ یہ اس کے قابل ہونے چاہیے کہ وہ ٹریٹمنٹ پلاننگ اکوپمنٹ اور ٹریٹمنٹ مشین دونوں کی بالکل کمپیٹیبل ہوں، اور وہ اس طرح نہ ہو کہ ہم سیمولیشن میں ایک ہی ڈیوائسز یوز کریں اور پھر ہم مشین میں وہ ڈفرینٹ طریقے سے استعمال کریں۔ تو جو پوزیشننگ اور جو پلاننگ ہم نے ٹریٹمنٹ پلاننگ اکوپمنٹ میں یوز کی ہے تو وہی سیم ڈیوائسز اور سیم پوزیشننگ ہم نے ٹریٹمنٹ مشین پہ بھی اپلائی کرنی ہوتی ہے۔ اب اگر یہ دونوں ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈوز کی ڈیلیوری ٹارگیٹڈ ایریا تک نہیں ہوتی، اور ڈوز جو ہے سراؤنڈنگ ایریا کو ہی افیکٹ کرتا ہے اور سراؤنڈنگ ایریا کو ہی ملتا ہے، تو اس وجہ سے دونوں ڈیوائسز میں کمپیٹیبل ہونا ضروری ہے۔ اور جو ڈیوائسز ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے امیج ڈیگریڈیٹ نہ ہو اور امیج پہ کوئی آرٹیفیکٹ وغیرہ نہ آئے، تو اس وجہ سے ہم ڈفرینٹ ڈیوائسز یوز کرتے ہیں۔ تو جو اموبلائزیشن ڈیوائسز اس میں سب سے پہلے یوز کی جاتی ہے اموبلائزیشن شیل۔ تو اموبلائزیشن شیل کیا کرتے ہیں کہ اس میں پیشنٹ